नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपने नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा जो एडिटोरियल होगा वो होगा भारत, ताइवान व चीन। भारत, ताइवान व चीन को लेकर के होगा, या कह सकते हैं भारत ताइवान संबंध और चीन। भारत ताइवान संबंध व चीन। तो यदि हम हाल की डिस्कशन करें तो हाल में भारत ने ताइवान के साथ, भारत ने किसके साथ? ताइवान के साथ अपने जो व्यापारिक संबंध हैं उनमें एक व्यापारिक समझौते पर विचार विमर्श की बात की है। किसकी बात की है? विचार विमर्श की बात की है, या विचार विमर्श करने की बात कर रहा था, जिसका तुरंत से जो रिप्लाई दिया था वो चीन के विदेश मंत्रालय ने दिया था। किसने दिया? चीन के विदेश मंत्रालय ने। क्या रिप्लाई दिया था? कि चीन के विदेश मंत्रालय ने यह बोला था कि भारत ताइवान मुद्दे पर विवेकपूर्ण ढंग से क्या करे? विवेकपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करे। भारत जो है वो ताइवान के इश्यू पर एक विवेकपूर्ण ढंग से क्या करे? विचार करे। क्यों? ऐसा क्यों कहा उसने? ऐसा इसीलिए कहा, चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। क्या मानता है? अभिन्न अंग के रूप में क्या करता है? स्वीकार करता है कि ताइवान जो है वो चीन का एक अभिन्न अंग है। वैसे तो अगर हम बात करें वर्ष 2018 में भारत और ताइवान के बीच एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। द्विपक्षीय समझौते पर क्या किए गए थे? हस्ताक्षर। ठीक है ना? परंतु हम ये देखते हैं कि भारत और ताइवान के औपचारिक जो रिश्ते हैं या औपचारिक संबंध बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से या पिछले कुछ वर्षों से बोल सकते हैं हम औपचारिक जो संबंध हैं भारत ताइवान के बीच वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो व्यापारिक संबंध हैं, व्यापारिक संबंधों में क्या बढ़ रही है? वृद्धि देखने को मिल रही है। भारत और ताइवान के बीच तेजी से विस्तार हो रहा है। जहां तक ये माना जाता है कि ताइवान की जो कंपनी है भारत में सबसे बड़े निवेशक के रूप में या सबसे बड़े निवेशकों में जो ताइवान की कंपनी है वो भारत में सबसे बड़ी निवेशकों में से क्या है? एक है। मतलब बड़े बड़े निवेशकों की संख्या में ताइवान की कंपनी क्या कर रही है? निवेश कर रही हैं। तो इस बात को लेकर के हाल में ताइवान और ये इशू चर्चा में रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ताइवान क्या है, कहाँ है विश्व मानचित्र में ताइवान। तो मान लेते हैं कि ये ताइवान है। ये क्या है? ताइवान है। तो इस ताइवान के ये इधर चीन है, ध्यान रखना, और इधर दक्षिण चीन सागर है। इधर फिलीपींस सागर है। क्या है? इधर फिलीपींस सागर है। और यदि हम इसके थोड़ा उत्तर पूर्व में बात करें तो एक रियुक्यू द्वीप है। रिक्यू द्वीप, ये जापान का द्वीप है। किसका है? जापान का द्वीप है।
ठीक है ना, यही जापान है, ठीक है ना, और मैं इधर आऊंगा तो ये आसियान कंट्री हो जाएंगे, ठीक है ना, और ये पूरा दक्षिण चीन सागर हो जाएगा। इधर बात करेंगे तो ये रसिया हो जाएगा, ऊपर की दृष्टि से ये रसिया हो जाएगा इसके इधर। तो आपको वर्ल्ड मैप में भी ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये किसका देश है, तो बोलोगे आप पूर्वी एशियाई द्वीप है। क्या है ये, एक पूर्वी एशियाई द्वीप। तो जब हम ताइवान के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है ये एक पूर्वी एशियाई क्या है, चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, तो ये पूर्वी एशियाई द्वीप है। अब इसमें जो चीन है, चीन और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी, कौन, कम्युनिस्ट जो पार्टी है वो इस ताइवान क्षेत्र को विद्रोही क्षेत्र के रूप में देखती हैं। क्या देखती हैं कि ये एक विद्रोही क्षेत्र है, तो ये विद्रोही क्षेत्र के रूप में ताइवान को देखती हैं। जब हम ताइवान के क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्रफल की मैं जब बात करता हूं ताइवान के, तो 36,197 वर्ग किलोमीटर क्या है, इसका क्षेत्रफल है। और जब मैं इसकी आबादी की बात करता हूं तो लगभग 23.59 मिलियन इसकी क्या है, आबादी है, मिलियन इसकी आबादी है। जब मैं यहां शासन व्यवस्था की बात करता हूं तो बहुदलीय शासन है यहां, लोकतांत्रिक रूप से, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी रूप से। जब हम चाइना की बात करते हैं, चाइना, तो ध्यान रखना चाइना में एक दलीय शासन है। कौन सा है, एक दलीय शासन है और कम्युनिस्ट साम्यवादी, ठीक है ना। तो ये ताइवान के बारे में हो गया। इसकी राजधानी जब बात करते हैं तो इसकी राजधानी है दोस्तों ताइपे, ठीक है ना, जो पूर्वोत्तर में पड़ती है, ठीक है ना। तो इसकी राजभाषा की बात करें तो इसकी राजभाषा जो है वो मंदारिन है। कौन सी है, मंदारिन, ठीक है ना। तो ये हो गया ताइवान के कुछ विशेष फैक्ट। अब हम बात करते हैं चीन और ताइवान के बीच विवाद क्या है, विवाद का क्या कारण है। कोई तो कारण होगा कि जब भारत ने ताइवान से अपने व्यापारिक समझौते बढ़ाने की बात की तो चीन क्यों आग बबूला हो गया। तो अब हम बात करते हैं चीन और ताइवान विवाद के बारे में। एक एक टॉपिक पर फोकस होना चाहिए। तो यहां क्या है कि यहां सबसे बड़ा जो विवाद है वो आधिकारिक पहचान को लेकर के है। किसको लेकर के, आधिकारिक आइडेंटिफिकेशन को लेकर, पहचान को लेकर के क्या है, सबसे बड़ा विवाद है। क्या है ये आधिकारिक पहचान, ये जो चीन की कम्युनिस्ट जो पार्टी है इसका मानना है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब पीआरसी कह सकते हो, पीआरसी के लिए आधिकारिक मान्यता चाहती है। ये चाहती है कि ताइवान पर पीआरसी के लिए आधिकारिक मान्यता कौन चाहती है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। वहीं हम रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए बात करें, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो ये चाहती है, वहीं मैं ताइवान के लोगों की बात करूं, ताइवान के लोग रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये देखो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है और ये आरसी है। क्या है, ये आरसी के लिए आधिकारिक मान्यता की बात करते हैं। जबकि हम विश्व के मैक्सिमम देशों की बात करें तो वो भी चाहते हैं कि पीआरसी के लिए आधिकारिक मान्यता हो, और इसके लिए आरसी के लिए बहुत कम लोग मान्यता देने की, आधिकारिक तौर पर मान्यता देने की बात करते हैं।
जबकि दूसरे हम डिस्कस करते हैं कि चीन का एक बहुत बड़ा वर्ग, मेरा कहने का मतलब अधिकांश लोग ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानते हैं। क्या मानते हैं? अभिन्न। बहुत बड़ा वर्ग क्या मानता है? ताइवान को अपना अभिन्न। और वो सभी लोग जो हैं वो चीन की एक चीनी नीति के समर्थक हैं। एक चीनी नीति जो है चीन की, उसके समर्थक हैं। ठीक है ना? तब तो उनका मानना है कि पीआरसी ताइवान में कूटनीतिक संबंध की बात करे और रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान में कूटनीतिक संबंधों की बात ना करे। इनका सीधा सीधा सा, इन लोगों का सीधा सीधा सा मतलब है, जो एक वर्ग है, बड़ा वर्ग, जो ये मानता है कि चाइना का अभिन्न अंग है ताइवान, उनका सीधा सीधा कहना है कि भाई ये ताइवान जो है चीन का अभिन्न अंग है। ये कुछ समय के लिए चीन से क्या हो गया था? अलग हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद या जल्दी ही हम इसे कूटनीतिक संबंधों से और सैन्य माध्यम से क्या करेंगे? चाइना में मिला लेंगे। ये वहां का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात को मानता है। तो ये था ताइवान और चीन के बीच विवाद, और इस बात को लेकर के आए दिन क्या होते रहते हैं? वहां पर विवाद होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं ताइवान से भारत के संबंधों की। ताइवान से भारत के संबंध, तो भारत व ताइवान संबंध क्या है? तो विभिन्न क्षेत्रों में हम इनको डिस्कस करेंगे। हम इनको राजनीतिक क्षेत्र में संबंध के बारे में डिस्कशन करेंगे, व्यापारिक क्षेत्र में संबंधों के बारे में डिस्कशन करेंगे, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, और संस्कृति आदान प्रदान के क्षेत्र में भी हम संबंधों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ताइवान के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों की बात करते हैं। तो जब मैं राजनीतिक संबंधों की बात करता हूं तो भारत के ताइवान के साथ राजनीतिक संबंध वर्ष 1990 में क्या हुए थे? शुरू हुए थे। तब लुक ईस्ट पॉलिसी, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई गई थी, और तब दोनों के जो संबंध थे, इस लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत दोनों के संबंधों में क्या देखेगी? राजनीतिक संबंधों में वृद्धि देखने को मिली। धीरे धीरे यह भी किया गया, धीरे धीरे जो वीजा प्रतिबंध थे, उन वीजा प्रतिबंधों को भी क्या किया गया? छूट दी गई कि भाई वीजा प्रतिबंधों में क्या दी जाए? छूट दी जाए। फिर क्या हुआ? 1995 में, 1995 में एक दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय खोले गए। प्रतिनिधि कार्यालय खोले गए मतलब भारत का प्रतिनिधि कार्यालय ताइपे में, और ताइवान का प्रतिनिधि कार्यालय भारत के दिल्ली में, ये खोले गए। ठीक है ना? यहां पे दो इंस्टीट्यूट और बने। एक बना ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल, ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया, सेंटर इन इंडिया। दूसरा जो बना वो ताइपे एसोसिएशन बना, भारत ताइपे एसोसिएशन, भारत ताइपे एसोसिएशन बना। हाल में अगर हम बात करें राजनीतिक संबंध में ही, अगर मैं वर्तमान दृष्टि से बात करूं तो ताइवान ने भारत के लिए
इंडिया के लिए जो कोरोना वायरस पर डॉक्टर काम कर रहे थे उनके लिए 1 मिलियन मास्क क्या किए हैं, प्रोवाइड किए हैं, प्रोवाइडेड किए हैं। किसके लिए? जो डॉक्टर कोरोना वायरस पर काम कर रहे थे उनके लिए। इसका मतलब क्या है? राजनीतिक संबंध भारत के वर्ष 1990 से शुरू हुए, लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई गई, संबंध और भी मजबूत हुए, वीजा जैसे संबंधों में राहत दी गई, प्रतिनिधि कार्यालय एक दूसरे की राजधानी में खोले गए, ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया बनाया गया, भारत ताइपे एसोसिएशन खोला गया, और वर्तमान में जो कोरोना संकट आया था उसमें ताइवान के द्वारा भारत के डॉक्टरों के लिए क्या दिए गए? मास्क दिए गए। तो ये तो दोस्तों हमारी राजनीतिक संबंध थे ताइवान के साथ। वहीं अगर हम व्यापारिक संबंध की बात करें तो 2 दशक से व्यापारिक संबंध भी मजबूत दिखाई देते हैं। यदि मैं व्यापारिक संबंध की बात करूं तो पिछले 2 दशक से भारत और ताइवान के व्यापारिक संबंधों में क्या हुई है? बढ़ोतरी देखने को मिली है। कैसे मिली है? कि वर्ष 2000 में जो व्यापार था वो 1 बिलियन का था, $1 बिलियन, और इसी को वर्ष 2019 में देखते हैं तो यही व्यापार बढ़ के $7.5 बिलियन का हो गया। मतलब 7.5 गुना 19 साल में दोनों के बीच व्यापार बढ़ा। और वर्ष 2018 के अनुसार यदि मैं बात करूं तो ताइवान की कंपनियों का जो भारत में निवेश था वो लगभग $360 मिलियन का था। तो व्यापारिक संबंध भी हमें भारत और ताइवान के बीच सकारात्मक दिखाई देते हैं, जहां तक इनके विस्तार में निरंतरता दिखाई देती है। वहीं मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बात करूं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और ताइवान ने सर्वप्रथम जो अपनी शुरुआत की थी वो वर्ष 2018 से दोनों के बीच संबंध स्थापित हुए, जिसके तहत ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया, ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया खोला गया। दूसरा, भारत ताइपे एसोसिएशन, इंडिया ताइपे एसोसिएशन खोला गया, जिन्होंने भारत के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सहयोग किया। साथ ही अगर हम बात करें तो भारत और ताइवान के बीच साइंस एंड टेक क्षेत्र में द्विपक्षीय संयुक्त बैठक होती रहती हैं। उसके साथ साथ जब मैं अकादमिक सेमिनारों की बात करता हूं, मतलब कॉलेज वगैरह में अकादमिक सेमिनार की बात करता हूं, तो प्रतिवर्ष वार्षिक तौर पर दोनों के बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एकेडमिक सेमिनार भी आयोजित की जाती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की तकनीकी के आदान प्रदान एवं मैक्सिमम इनोवेटिव वर्क पर बात की जाती है। उसके बाद जब हम शिक्षा में संबंध की बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में, तो ताइवान में लगभग बाहर से 1 लाख के लगभग स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, जिनमें लगभग 2398 छात्र भारतीय हैं।
ठीक है ना। कहां? ताइपे में। भारत में मैं अगर विश्वविद्यालयों की बात करूं तो 7 विश्वविद्यालय खोले गए हैं इनके द्वारा, ताइपे के द्वारा, जिन्हें ताइवान शिक्षा केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताइवान शिक्षा केंद्र। इनमें क्या है कि लगभग ताइवान के 13 जो अध्यापक हैं वो मंदारिन भाषा की स्टडी कराते हैं। मंदारिन ताइवान की कौन सी भाषा है? राजभाषा है। तो हमें शिक्षा के सेक्टर में भी अभी तो और कुछ करने की आवश्यकता है, फिर भी सकारात्मक ही दिखाई देते हैं। जहां मैं सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात करता हूं, तो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चाहे वो फिल्म समारोह हो, भारत में जो फिल्म समारोह होते हैं उनमें कई बार ताइवान की जो फिल्म होती हैं उनको संबोधित किया जाता है, उनका प्रदर्शन किया जाता है। साथ साथ जो विभिन्न कला समूह होते हैं, विभिन्न प्रसिद्ध कला समूह, उनको भी भारत में प्रदर्शित किया जाता है, उनका भी भारत में प्रदर्शन किया जाता है। और विभिन्न कलाकार जो होते हैं उनको भारत में आमंत्रित किया जाता है। इसके साथ साथ में भारत के लिए अगर ताइवान के महत्व के बारे में बात करूं कि क्यों भारत के लिए ताइवान का आज महत्व है, तो मैं भारत के लिए ताइवान के महत्व की बात कर रहा हूं। भारत के लिए ताइवान का महत्व तो यह देखा गया है कि यूएनओ के सदस्यों में भारत एक ऐसा देश है, यूएनओ के सदस्य देशों में भारत एक ऐसा देश है जिसके ताइवान के साथ ना तो औपचारिक संबंध हैं और ना ही राजनयिक संबंध हैं। दोनों में से कोई संबंध भारत के यूएनओ के सदस्य ताइवान के साथ नहीं है। हम ये देखते हैं यूएसए द्वारा चीन को पछाड़ने का हर संभव प्रयास किया जाता है। चीन को पछाड़ने का हर समय क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है, जिसके लिए यूएसए के चीन ताइवान के साथ अच्छे संबंध भी हैं। ताइवान के साथ जो संबंध है वो कैसे हैं? गुड रिलेशन है, और होने भी चाहिए, क्योंकि जब हम भविष्य में पूर्वी एशिया की ओर देखते हैं तो यूएसए के ताइवान के साथ संबंध मजबूत होना स्वाभाविक है। यदि हमें चीन से मुकाबला करना है तब तो निश्चित रूप से यूएसए के ताइवान के साथ संबंध कैसे होने चाहिए? अच्छे होना अत्यंत आवश्यक है। तब तो ये देख सकते हैं निश्चित रूप से कि जो भारत है वो अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी, जो वर्तमान में एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई है, लुक ईस्ट पॉलिसी प्लस इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अपनी भूमिका को बढ़ा सकता है। ठीक है ना। लुक ईस्ट पॉलिसी जो है भारत की, वो ये है कि जो भारत के पूर्वी देश हैं, ठीक है ना,
तो भारत उनके साथ अपने संबंध को मजबूत बनाए, कल्चरल सेक्टर में, कनेक्टिविटी सेक्टर में और कॉमर्स सेक्टर में, व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं साझेदारी के सेक्टर में। ठीक है ना। पूर्वी देश, दक्षिण पूर्वी देश, इनके साथ, पूर्वी देश मतलब जो भारत के पूर्व में देश हैं, चाहे वो आसियान देश हो, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, है ना, जापान के साथ, ठीक है ना, ताइवान के साथ, ब्रुनेई के साथ, इनके साथ अपने संबंध क्या करें, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंध को मजबूत करे, कोरियाई देशों के साथ अपने संबंध को मजबूत करे। ठीक है ना। तब तो भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम ये देखते हैं सामान्य तौर पर कि यूएसए और चाइना के बीच ट्रेड वॉर हमेशा चलता रहता है, व्यापारिक युद्ध। ट्रेड वॉर का मतलब ये है, चाइना ने अमेरिका की वस्तुओं पर टैक्स ज्यादा लगा दिया, उसे देख करके अमेरिका ने चाइना की वस्तुओं पर टैक्स ज्यादा लगा दिया। जो वस्तुएं चाइना की अमेरिका में बेचने के लिए आती थी, अमेरिका ने उन पर टैक्स लगा दिया, वो महंगी हो जाएंगी, अमेरिका में मांग कम हो जाएगी। वैसे ही चीन क्या करेगा, अमेरिका से आने वाली जो वस्तुएं थी चाइना में, उन पर टैक्स वॉर कर देगा और टैक्स लगा करके उनकी कीमतों को बढ़ा देगा, जिससे उसकी चीन में डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही चलता है, पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं हम यूएस और चीन के बीच, तो यही चलता आ रहा है। ठीक है ना। इसी को व्यापार युद्ध नाम दिया गया है। तो व्यापार युद्ध, यूएसए और चीन के बीच जो व्यापार युद्ध चल रहा है, इसे लेकर के ताइवान सोच रहा है कि भाई वो अपनी जो विनिर्माण कंपनी है जो कहां लगी हुई है, चीन में इस समय, उनको हटाकर पूर्वी एशियाई देश प्लस भारत में क्या कर दे, भारत में शिफ्ट करने के लिए मजबूर होगा। ठीक है ना। तो पूर्वी मतलब दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। तब वैसे तो हम ये बात कर रहे हैं कि ताइवान ने अपनी एक 2016 की घोषणा थी, उसकी एक पॉलिसी थी वर्ष 2016 की, जिसका नाम था न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी। इसमें यह साफ घोषणा की थी कि ताइवान जो है वो आसियान देशों के साथ, मतलब आसियान 10 देश हैं, प्लस ऑस्ट्रेलिया के साथ, प्लस न्यूजीलैंड के साथ और उसके साथ भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेगा। न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी के तहत ये ताइवान द्वारा ऑलरेडी पहले से क्या की जा चुकी थी, घोषणा की जाती थी। दोस्तों, ताइवान को विश्व स्तर पर टेक पावर हाउस के रूप में या के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? टेक पावर हाउस के नाम से विश्व में जाना जाता है। हालांकि जब हम ताइवान की बात करते हैं तो उसकी घटती जन्म दर और बढ़ती प्रवासन की दर, बढ़ती प्रवासन की दर क्यों बढ़ रही है? तो वहां आए दिन चीन को लेकर के मुद्दा उठता रहता है। ये जो श्रमिक, कौशल श्रमिक हैं, कौशल श्रमिकों के लिए एक चिंता का विषय होता है और वहां कौशल जो श्रमिक हैं उनका क्या है, इसी के चलते वहां अभाव है। वर्तमान में यदि हम बात करें, जब अभाव है तो ताइवान फिर क्या करता है, बाहर के कौशल श्रमिकों को आकर्षित करने का पूर्ण प्रयास करता है, आकर्षित करने का पूर्ण प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में यदि मैं वर्तमान में देखूं तो भारत के लगभग 2000 लोग वहां कार्य कर रहे हैं और जब यहां कुशल श्रमिकों का अभाव है तो निश्चित रूप से जब भारत और ताइवान के संबंध, रिलेशन अच्छे होंगे तब तो कुशल श्रमिक भारत से कहां की ओर भागेंगे,
ताइवान की ओर भागेंगे और ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक इंपोर्टेंट अपॉर्चुनिटी, महत्वपूर्ण अवसर है। वही हम जब भारत, चीन और ताइवान को मिलाकर के डिस्कशन करते हैं, भारत, ताइवान और चीन, इन तीनों को मिलाकर के डिस्कशन करते हैं, तो चीन हमेशा क्या करता है कि जो देश ताइवान के साथ अपने संबंध बनाते हैं उनका क्या करता है, हमेशा विरोध करता है। तो चीन हमेशा ताइवान के साथ किसी अन्य देश के संबंधों का क्या करता है, विरोध करता है। उसका कहना है कि एक चीन नीति का मजबूती से पालन करना होगा, मजबूती से पालन करना होगा। ऐसा नहीं ताइवान के साथ अलग नीति अपनाओ और चीन के साथ अलग नीति, नहीं। वो कहता है कि भाई चीन के साथ एक ही नीति है, सिंपल सी बात है। जबकि हम जब इंडो पैसिफिक और पूर्वी एशियाई में, जब हम इंडो पैसिफिक और पूर्वी एशिया में और दक्षिण चीन सागर में चीन की क्या देखते हैं, चीन की आक्रामकता कैसे देखते हैं कि चीन विभिन्न प्रकार के आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है, वहां नेचुरल जो रिसोर्स हैं एनर्जी के, उनको भी क्या कर रहा है, उनको भी बहुत ज्यादा दोहन कर रहा है। तब तो ऐसे में स्वाभाविक है कि भारत और ताइवान के बीच रिश्ते को और ज्यादा मजबूत से, इन दोनों देशों को रिश्तों को और ज्यादा मजबूत से काम करने की जरूरत है। और दोनों ही देशों के रणनीतिक महत्व इसमें शामिल है। ऐसा नहीं है भारत के ही शामिल हो, रिश्ते जब मजबूत होंगे तो इसमें दोनों के ही रणनीतिक महत्व उसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। इसके माध्यम से चीन जो है, वो ताइवान जो है, वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान और मजबूत करने का प्रयास करता है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ताइवान क्या करता है, अपनी पहचान को मजबूत करने की कोशिश हर संभव प्रयास करता है। तब तो भारत इसके लिए क्या करेगा, दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता, दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता, प्लस अपनी जो तेल और गैस वाली जो एजेंसी हैं, उन तेल और गैस वाली एजेंसियों की, जो तेल और गैस की जो खोज वाली एजेंसी हैं, उनको दक्षिण चीन सागर में और बढ़ाने का क्या करे, प्रयास करेगा। तो अब बात यह आती है कि आखिरकार आगे क्या होना चाहिए जिससे हर काम भारत के लिए ताइवान से डायरेक्टली संभव हो। तो जब मैं भारत और ताइवान के बीच आगे के संबंध की बात करता हूं, भारत और ताइवान के बीच आगे के संबंधों की बात करता हूं या आगे की रास्ते की बात करता हूं, तब तो यह समझ में आता है कि भारत को ताइवान के साथ, भारत को ताइवान के साथ एक सेक्टर में नहीं, कई सेक्टर में, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के लिए, जो एक चीनी नीति है, उस एक चीनी नीति को या एक चीनी नीति को जो बाधा के रूप में देखता है, उस बाधा के रूप में क्या करना होगा, उसे देखना बंद करना होगा। मेरा कहने का मतलब, चीन की एक चीनी नीति को
इग्नोर करने की आवश्यकता है कि भारत उसे एक बाधा के रूप में देखता है, उसे क्या कर दे, इग्नोर। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि चीन वर्तमान में जो सीपैक पर काम कर रहा है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर जो काम कर रहा है, तो उसने भी तो भारत की संप्रभुता का खंडन किया है, और वो भी तो भारत के पीओके में क्या कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और वो यहां किसको इग्नोर कर रहा है? वो यहां चीन इंडिया को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तब तो आवश्यकता है कि भारत जब ताइवान के साथ अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करे, तो मजबूती के साथ उसे भारत की एक चीन नीति को क्या करना होगा, चाइना की चीन नीति को बाधा के रूप में देखना बंद करना होगा। तब तो सिंपली तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत को व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए, कौन सा दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए ताइवान के साथ अपने संबंधों में यथासंभव क्या करना होगा, यथासंभव आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। तो ये था बच्चों इशू चीन ताइवान के बीच। इसी के साथ आपको एक मेंस का क्वेश्चन लिखना होगा, और मेंस का क्वेश्चन ये है कि भारत का ताइवान के साथ इंडो पैसिफिक, या ऐसे लिख लो, भारत का ताइवान के साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को स्थिर व सक्रिय बनाने में किस प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करना होगा। ये आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, 150 शब्द। तो बच्चों आज के लिए हमारे एडिटोरियल डिस्कशन में इतना ही। इसे मैं बात करूं तो ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आता है, मेंस के पेपर नंबर 2 में, मेंस में पेपर 2 में इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अभी चर्चा में था, और इसीलिए आप क्या करोगे, इसका एक मैप में दृष्टिकोण देखोगे, उस देखोगे ऑल ओवर क्या क्या इसका रोल है। ठीक है ना? तो जय हिंद, जय भारत।